गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने वन्य जीव अभयारण्य पढ़ लिए थे, नेशनल पार्क पढ़ लिए थे, हिरण या डियर पार्क पढ़ लिया था, अपने जू पढ़ लिए थे, कंजर्वेटिव रिजर्व पढ़ लिए थे, कम्युनिटी रिजर्व पढ़ लिया था। ये सब कंप्लीट हो गया। कितने नेशनल पार्क है हरियाणा में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेटिव रिजर्व। दो ज़िले बताओ जहां कंजर्वेटिव रिजर्व्स हैं। कैथल और जींद। जींद वाले का नाम है बीरबारा और कैथल वाले का सोनसर। सरस्वती का ही नाम है सोनसर और जींद वाले का नाम बीरबारा। ये कौन से ईयर में दोनों? साथ में। 8 वाइल्ड लाइफ में कितने ज़िले कवर हैं? 6। 2 ज़िले तो दो वाले हैं, पंचकुला, झज्जर। पंचकुला के 2 का नाम है बीर शिकारगढ़ और खोल ही रैतान। झज्जर के 2 हैं भिंडावास, खप्परवास। एक सिरसा का अबूब शहर, जिसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कम्युनिटी रिजर्व। भाई जनता की मदद लेंगे। कितने हजार एकड़ में था ये? 69,000 में। सबसे बड़ा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही था ना। नेशनल पार्क बड़ा कौन सा था? कलेसर। एक आपका रेवाड़ी में है, रेवाड़ी वाले का नाम है नाहर, जहाँ किसका ब्रीडिंग सेंटर भी है? काले हिरण का या काले तीतर का ब्रीडिंग सेंटर है पीपली में, लेकिन काला हिरण मिलता है नाहर में। ये ऐसे ही है जैसे लाल जंगली मुर्गा मिलता है यमुनानगर, कलेसर, लेकिन ब्रीडिंग सेंटर है मोरनी में। कल हमने ब्रीडिंग सेंटर्स पढ़े थे। एक अपना छिलछिला नाम का कहाँ है? और एक कौन सा रह गया? कलेसर, यमुनानगर। यमुनानगर। तो 6 ज़िलों में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? 8। नेशनल पार्क के 2 ज़िले गुरुग्राम और यमुनानगर। ये और ये सेम है या अलग अलग? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले बना, ये बाद में। 2003 और 2000। कलेसर। रेवाड़ी का नाहर ये कब बना था? हाँ। 4 हैं 86, 2 हैं 86 के, 4 87 के, एक 2000 का, एक 2007 का। जो ये रेवाड़ी वाला है नाहर, ये 1987। अबूब शहर 1987। छिलछिला 1986। यमुनानगर का कलेसर 2000। झज्जर का भिंडावास और खप्परवास 1986, 1987। पंचकुला का खोल ही रैतान और बीर शिकारगढ़ 1987। 2000 में कलेश हुआ था और 2007 में खोल ही रैतान एक बना था, जो शैतान से हमने याद किया। तो एक 2007 का, एक 1987। हमें ये भी पता है ये दोनों भी कब के हैं? 2007 के, इसलिए इनको अलग से याद रखना। ये सबकी समझ में आ गया था ना? ठीक है। ब्रीडिंग सेंटर याद है? अश्व आ गया तो भैंस आ गया, लेकिन एक जगह भौर ही सैदान है। क्या है यहाँ? भौर में मगरमच्छ के आंसू, कुरुक्षेत्र में। भौर ही सैदान कहाँ है? कुरुक्षेत्र। किसकी ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ? मगरमच्छ का। एक चिंकारा का भी है। अकेला चिंकारा आए तो कैरू। कैरू कहाँ है? भिवानी। और अगर मोर और चिंकारा आ गया, झाबुआ। झाबुआ। अगर लाल जंगली मुर्गा आ गया, मोरनी में काला तीतर। काला तीतर मोरनी में ना। और अगर आ जाए लाल जंगली मुर्गा, और एक और था लाल जंगली मुर्गा, और क्या था? वल्चर। वल्चर को कहते हैं गिद्ध। इसी को हम पुराने टाइम में जटायु, जो राम वाली कहानी थी उसमें जटायु का कैरेक्टर जो एक पक्षी ने प्ले किया, वो वही वल्चर था। आज इसके ब्रीडिंग सेंटर की चिंता दुनिया में हमने की है। इनको कहाँ बनाया हमने?
पिंजौर में। तो ये सबने याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। दो अपने पर्यावरण के न्यायालय और बता दो, एक फरीदाबाद, एक कुरुक्षेत्र, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर करनाल। हिरन वाला कहाँ है? हिरन के हिसार और रोहतक। रोहतक में है महन, पर ये बहुत छोटा है। अगर कहें डियर पार्क 1985 में, तो हिसार का सबसे बड़ा। 3 जू हैं आपके, BRP। बी मतलब भिवानी, रोहतक, पीपली। कौन सा बड़ा है? रोहतक। कितने एकड़ में? 44 एकड़ में। अदरवाइज 7 और 27 एकड़ में। इनमें से किसी में ब्रीडिंग सेंटर भी है? पीपली में। किसका? पीपली में काला हिरण, ब्लैक बक, एंटीलोप का ब्रीडिंग सेंटर। लेकिन नाहर में ब्लैक बक मिलता है, जैसे कलेसर में लाल जंगली मुर्गा, लेकिन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर, पंचकुला में। चलो बहुत बढ़िया। अब हम इस चैप्टर का जो पहला पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया उसको और पढ़ लेते हैं। उसमें बस 2017 वाली रिपोर्ट को छोड़ दें, क्योंकि 19 की और 21 की रिपोर्ट में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। 19 से 21 में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। हरियाणा में जो हुई है नई, वो मैं बाद में करा दूंगी। अभी मेन पॉइंट्स पढ़ लेंगे। पहले एक बार बोर्ड पे समझ लो, चैप्टर निकाल लो पहले। उसका देखो स्टार्टिंग कहाँ है, पेज 100 पे था शायद, या 101 पे। 101 पर देखो, इसकी शुरुआत है जिसमें बताई गई हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हरियाणा में वन और वन्य जीव। इनको ध्यान से, लगभग तुम्हें आधी आ गई हैं, फिर भी सुन और समझ लो ताकि पूरा पेज समझ में आ जाए। बोर्ड पे देखो, हरियाणा कब बना था? 19 किससे अलग हुआ था? हम आज भी जानते हैं पूरे भारत में सबसे कम वन या तो पंजाब में है या हरियाणा। इसका कारण है, एक तो हमारे पास ज़मीन कम है। भाई अगर हम अपने आप को यूपी से कंपेयर करें तो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। पूरे देश के टोटल ज़मीन के हिस्से का महज 1.34% हमें दे रखा है। तो 1% ज़मीन पर हम कितना प्रोडक्शन कर लेंगे? कायदे से 1%, लेकिन आप पूरे भारत के गेहूं का 12% पैदा करते हैं। 1% ज़मीन पे सारी पे गेहूं थोड़ी पैदा करते हैं। इसमें गन्ना भी है, कपास भी है, चावल भी है और बहुत सारी चीज़ें। तो ये लगा लो, इतनी 1% के कुछ हिस्से पर ही तो तुम खेती करते होगे। और जिसमें लोग रिहायशी घर भी बना के रहते हैं, हाईवेज भी हैं, एक्सप्रेसवे भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, आपके SEZ भी डेवलप हो रहे हैं। उस हिसाब से देखें तो पूरे भारत का अगर आप 12% गेहूं पैदा कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो। और गेहूं के साथ धान में तो आपकी देश में बहुत बड़ा एक नाम है। और इंडिया से जो बेस्ट बासमती चावल जाता है बाहर, वो हमारे हरियाणा से जाता है। पंजाब से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का बासमती हरियाणा पैदा करता है। और ढेर किस्में हरियाणा के कैथल बासमती की, चावल की सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ पैदा की जाती हैं? सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल भी कहाँ हैं? कैथल में। तो आपके यहाँ ज़मीन कम है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा। अब सोचो, ज़मीन कम, प्रोडक्शन ज़्यादा, और फिर लोगों का रहना, सारे काम। तो ये दिखती बात है कि किस चीज़ के लिए हमारे पास जगह नहीं है? जंगल के लिए। अब इतना खाली हमारा एरिया थोड़ी ना जो फॉरेस्ट हम यहाँ लगाते रहें और बढ़ाते रहें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए फॉरेस्ट पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब हम पंजाब से अलग होकर 1966 में बने तो हमें 4% की भी ज़मीन पर फॉरेस्ट नहीं मिला। उस टाइम पर 3 पॉइंट समथिंग था, 4 था नहीं। ये 4% तुम्हें लगेगा कि ठीक ठाक था, कोई नहीं हम सारी ज़मीन पे खेती कर लें। लेकिन किसी भी स्टेट को अगर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो ये ज़रूरी है कि इसके एक बड़े इलाके में क्या हो? जंगल। क्योंकि देखो, लाइफ अकेली खेती से नहीं चलती, ये पूरा इकोसिस्टम, तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, सब कुछ ज़रूरी है, तभी तो मिट्टी और ये सब बनेंगे। इस जंगल की प्रतिशतता आपका देश कहता है 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी, यानी पूरे देश के लिए वन की नीति 1988 में, आज से 35 साल लगभग पहले ये नीति बनी थी। इस नीति में कहा गया था कि किसी को ढंग से रहना है ना, किसी भी स्टेट को या देश को, तो टोटल हिस्से के 33% हिस्से पर क्या लगा लेना? वन।
अब अगर हम अपनी बात करें और हम 33% पे वन लगा लें, जिसके कि 4% पर भी नहीं थे, तो फिर ये मान के चलना कि ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और वन आपका पेट नहीं भर सकता, पेट आपका ज़मीन से निकलने वाला गेहूं चावल ही भरेगा। इसीलिए हमने इस बात के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया और हमने पर्सनल अपनी एक वन नीति बनाई हरियाणा की, हरियाणा राज्य वन नीति। और हमने कहा भाई हम कोशिश कर सकते हैं इसको बढ़ा के कितने तक ले जाएं। ये 20% अभी कोसों दूर है और तुम्हारे बैठे बैठे 20-30 साल में तो ये पॉसिबल नहीं है अचीव करना, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है। तुम अपनी प्रतिशतता को बढ़ाते जा रहे हो, नो डाउट। पहले तुम 4% से भी कम थे, आज हम प्राउड से कहते हैं 7 क्रॉस कर गया। 19 की और 21 की रिपोर्ट में हम 7 दोनों में क्रॉस कर गए। पहले ये 6.9 तक पहुंच गया था। अब 2019 की रिपोर्ट और 17 की रिपोर्ट में काफ़ी चेंज था। 17 से 19 में ध्यान दे के पेड़ बढ़ाए गए और बहुत सारे प्रोजेक्ट चले जिनमें कहा पेड़ों की संख्या बढ़ाओ, काम भी ज़्यादा किया। लेकिन अब 19 से जब 21 की रिपोर्ट निकली है ना, तो इस दौर में पेंडेमिक ने अपने पैर पसारे और बहुत बड़े लेवल पे इतने बड़े काम, इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किए। और हमने देखा 19 और 21 के आंकड़े में कोई ज़्यादा अंतर ही नहीं है, जबकि अगर 17 से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा अंतर आपको ज़मीन में, टोटल एरिया में, वनों में, झाड़ियों में, हर चीज़ में दिखाई देगा। तो अब सबसे नई रिपोर्ट 21 की अवेलेबल है, जो नेट पे भी है। 19 और 21 में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। तो आज जिस प्रतिशतता की हम बात कर रहे हैं ये 19 में दिखने लग गया था, 6.9 समथिंग, बहुत कम कसर थी जो 21 में पूरी होके कितने पर आ गई, लगभग 7%। तो अगर पुराने से देखें तो काफ़ी हद तक हमने डबल के आसपास ले आए। हम थोड़ी मशक्क़त करनी है, पर अगर जो हमने सोचा था उसको देखें तो हम बहुत दूर खड़े हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कम से कम आपको 15-20 साल मिनिमम और लगने हैं। और आप सब जानते हैं पानी का जो वाटर लेवल है अर्थ में ये कम हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो पेड़ों को बढ़ाना बड़ा मुश्किल सा काम है। फिर भी हरियाणा सरकार ने कई काम किए और हमने मदद भी ली। जैसे दुनिया में एक बहुत बड़ा बैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, हमने इससे मदद ली और हमने कहा भाई हमारे यहाँ पेड़ अगर बढ़ सकते हैं तो किन इलाकों में बढ़ सकते हैं जहाँ बंजर या फिर ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन ना हो। क्या तुम्हें याद है यहाँ एक पट्टी थी 25-27 किलोमीटर की, गिरिपाद मैदान, पढ़ा था ना हमने। इस इलाके में पंचकुला में पहाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। शिवालिक का पूरा रीजन है ना, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन इलाकों में अगर यमुनानगर की बात करें यहाँ तो खेती अच्छी है, अंबाला में, लेकिन क्या पंचकुला बहुत आगे है खेती में? यहाँ आबादी कम है या ज़्यादा? आबादी कम और जंगल ज़्यादा, तो इस एरिया में खेती करना बहुत ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम फरीदाबाद को देखें, कितने लाख की आबादी लेके बैठे हैं? 18। तो वहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा जंगल उगा दोगे तो लोग कहाँ जाएंगे भाई? सबसे छोटा ज़िला है वो एरिया में, 18 लाख की आबादी। आपकी अगर इसकी आबादी की बात करें तो 5 लाख प्लस की आबादी है। 5 लाख आपकी काफ़ी कम आबादी मानी जाती है। बाकी अगर औरों के मुकाबले देखें तो कोई 15 लाख, कोई 12 लाख, कोई 10 लाख, कोई 9 लाख। इसकी कितनी आबादी? 5 लाख और पहाड़ियाँ, और वो 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर की गिरिपाद। इसीलिए इस इलाके में पेड़ पौधे लगाने का जो टारगेट है वो अचीव करना हमें आसान दिखता है, क्योंकि कुछ खाली नहीं करवाना। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ की पहाड़ियों वाली है। कौन सी पहाड़ियाँ? अरावली। तो हमने इसके लिए भी मदद मांगी, क्योंकि भाई पहाड़ों में पेड़ पौधे लगाना थोड़ा महंगा पड़ता है, तो हमारी कोई मदद कर दे। हमने इसके लिए इकोनॉमिक, एक बहुत बड़ी काउंसिल है जो यूरोप में काम करती है, इकोनॉमिक यूनियन या काउंसिल, यूरोप में इकोनॉमिक काउंसिल से हमने पैसा लिया कि जी हमें थोड़ा पैसा दे दो, हम अपने अरावली इलाके में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। आपको ये पता होगा दुनिया में बहुत सारे संगठन हैं जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो आपके यहाँ अपने साइंटिस्ट भी भेज देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते हैं, आपको तरह तरह के जो चीज़ें पता करनी है वो बता देते हैं। तो हमने 2 बाहर के लोगों से हेल्प ले ली अपने पहाड़ी इलाकों में वन लगाने के लिए। वर्ल्ड बैंक से किसके लिए हेल्प ले ली? इस प्रोजेक्ट को नाम दिया कंडी योजना। अब एग्जाम में आ जाएगा कंडी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो शिवालिक के इलाके में फॉरेस्ट की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने किससे हेल्प ले रखी है? वर्ल्ड बैंक। इसी प्रोजेक्ट का नाम है कंडी योजना। आपने अरावली के लिए हेल्प किससे ली है?
हाँ, इसका मतलब है एक यूरोपीय इकोनॉमिक काउंसिल यानी यूरोप की आर्थिक परिषद से आपने मदद ले ली। इसके अलावा आपने कहा हमारा जो मेन हरियाणा है जहाँ बस बीज डाल दो और पेड़ खड़ा हो जाएगा, इस तरह का हरियाणा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही काम कर लेंगे। और हमने टारगेट बनाया, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिनमें एक बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा हमने लॉन्च किया था 2015 में, यानी जब ये वाली सरकार आई होगी। इससे पहले हर घर हरियाली योजना कि भाई अपने अपने घरों में पेड़ लगाओ, सरकार ने मुफ्त बांटे पेड़, नर्सरी से अपने घर ले जाओ और कैसे पेड़, तुम्हें केयर नहीं करनी, जो तुम्हारे इलाके में आसानी से, जैसे अमरूद है, आम है, इस तरह के पेड़ लगा लो। 2015 में उससे बड़ा प्रोजेक्ट था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा सरकार ने हम खर्चा करेंगे और पूरे हरियाणा को हरा भरा बनाएंगे। हरा भरा बनाने के लिए अब खेत तो नहीं हम कवर कर सकते जहाँ खेती होती है, तो इसके लिए टारगेट बनाया कि हरियाणा में बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स के आसपास पेड़ लगा देंगे, हवा तो हमें ही मिलेगी ना। कितने ट्रैक्स हैं, देखो कितनी ट्रेन चलती हैं। दूसरा कहा जहाँ जहाँ हरियाणा में नदी है, नदी के किनारों पे पेड़ हम लोग लगा देंगे। ऐसे ही अपने यहाँ नदियों से क्या निकाली गई हैं, नहरें, इनके आसपास गाँव में जहाँ कहीं पानी भरा हुआ है, जोहड़ जैसी जो जगह है, तालाब हैं, इनमें आसपास पेड़ लगा देंगे। यानी वो किसी के घर की ज़मीन भी नहीं है और उसमें आप खेती भी नहीं करते। ऐसे ही कह दिया कि स्कूल्स को पौधे भिजवाओ, हर स्कूल में, स्कूल की बाउंड्री में, क्योंकि हर स्कूल इतना तो बना ही हुआ है कि उसकी बाउंड्री में पेड़ लग सकें, तो 4 दीवारी के आसपास यहाँ चारों तरफ पेड़ लगवा दो। और फिर पीछे तो ये भी कहा था कि अगर बच्चे पेड़ों की केयर करते हैं तो उन्हें 50 रुपये और 100 रुपये मिलेंगे, इस तरह की बातें भी उठी थी। फिर पीछे आया था कि अगर पीपल के पेड़ 75 साल से ज़्यादा बड़ा है, उसकी केयर करो तो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट चलाए गए पेड़ों की केयर से संबंधित। इस तरह के प्रोजेक्ट नए नए भी आते हैं और सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट क्या था, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ये उससे बड़ा था जिसका नाम था हर घर हरियाली योजना। इसमें घर घर पेड़ पहुंचाए गए थे, पौधे, कि भैया अपने घरों में, खेतों में जहाँ मन करे लगा लो। फिर सरकार ने कहा हम कवर करेंगे जो खाली पड़ा इलाका है, रेलवे ट्रैक्स हैं या कहीं इस तरह की सड़कें हैं। तुमने देखा नहीं पीछे सड़कों के किनारे कितने पेड़ लगते थे, चाहे केयर नहीं हुई लेकिन सरकार ने लगवाए थे। इसका पैसा सरकार ने आपसे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लिया, खर्चा सरकार ने दिखाया, हमने किया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके हरियाणा में। अब थोड़ा सा किताब से पढ़ेंगे ताकि जो नई बात आए वो मैं बता दूं। हाँ जी, 2006 में अभी आएगा, पढ़ लेंगे, भी सारा कुछ आएगा। देखो इसमें हरियाणा में वन और वन्य जीव, वन्य जीव तो हम पढ़ाए, वन आज पढ़ रहे हैं। हरियाणा में 1966 में वन क्षेत्र 3.9%, कितने से भी कम था, 4, और आज कितना क्रॉस कर गया, 7%। ये बहुत प्राउड की बात है कि 3% बढ़ा लिया। और ये तब बढ़ाया जब क्या क्या प्रोडक्शन और बढ़ाए हैं, गेहूं का, बासमती चावल का, गन्ने का, हर चीज़ में आगे बढ़े और उसके साथ पेड़ बढ़ा लिए। आगे पढ़ो। जबकि राज्य में राज्य वन नीति के अनुसार 20% वन क्षेत्र होने चाहिए। राज्य कहता है भाई हम 33% तो नहीं अचीव कर सकते, कितना बना ले, 20। देश ने कितना कह रखा है, 33 बहुत कम राज्य कर पाए। जिनके पास ज़मीन फालतू है, बंजर है, बेकार है, उन्होंने किया। जिनकी खेती अच्छी है, हमसे और पीछे पंजाब है इसमें पेड़ पौधों में। आगे पढ़ो। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में वनों का लक्ष्य कितना है, 33%। इंडिया टोटल का है, हम कितने परसेंट का बना के बैठे, 20, जिसमें से अचीव कितना कर लिया, 7। जब अलग हुए तब कितने थे, 3.9, 4 याद रखो तब भी दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो। हरियाणा में वनाच्छादन ये चेंज हो गया, ये अब 1602 था, अब बल्कि कह रहे हैं कि नई में तो 3 तक आ गया। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं इस पॉइंट को, इसको छोड़ देना, जो आंकड़े हैं ये पुराने हैं। आगे पढ़ लो। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये बढ़ गया है। अब प्रकार पढ़ लो, कौन कौन से प्रकार हैं। संरक्षित वन, ये मैंने आपको 3 समझाए थे। पहले का नाम क्या था, आरक्षित, मतलब क्या है, इनमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरे क्या थे, संरक्षित, और तीसरे थे अवर्गीकृत। ये अनक्लासिफाइड, जिनका कहीं लिखित पढ़त नहीं है, कोई काटे कोई इनको जलाए पता भी नहीं चलता। संरक्षित जिसमें परमिशन लेके ह्यूमन एक्टिविटी, गाय भैंस चराना,
कोई आंधी में पेड़ टूट के गिर गए, लकड़ियां उठा के ले आना, अपनी गाय भैंस को वहां ले जाके चरवा लेना, या वहां से उनका ईंधन उठा लाना, ये सब चीजें परमिशन है इसके लिए। परमिशन के बाद आरक्षित में आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ से आप एक छोटी सी लकड़ी भी बाहर नहीं ला सकते। जो टूट गया गिर गया वो धरती का है, वो धरती में ही समाएगा, आपका हक नहीं है। किस पर? आरक्षित में आगे जाके आप क्या बना देते हैं, इनमें आप बना देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तो गांव के आसपास है, यहाँ कुछ नहीं बनता। पढ़ के देखो, संरक्षित वन ये लगभग 75% थे। परसेंटेज बहुत बढ़ा नहीं होगा, ये परसेंट अब जैसे 74.2 था तो 75 के आसपास आया होगा। आरक्षित 15.9 तो 16 बन गया होगा, और अवर्गीकृत लगभग 10%, हेर फेर में 1-2% ऊपर नीचे। राज्य में वृक्षाच्छादन अब नहीं है 1409, ये चेंज हो गया। कुल भौगोलिक क्षेत्र ये बदल गया। अगले तुम 3 पॉइंट छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ते, सब बदल गए हैं। अगला पॉइंट पढ़ना, चौथा पॉइंट, वृक्षारोपण का पहला कार्यक्रम ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा प्रोजेक्ट था बहुत, अंडरलाइन कर लो, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। इसके बाद इसी में आगे टिक करना, राज्य वन नीति कब घोषित की गई? 2006। कितने परसेंट का टारगेट बना के? 20%। यहाँ लिख लो 20%। ये बालिका वर्ष था आपका 2006, और आपकी एक यूनिवर्सिटी पे भी काम हुआ था, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। तो ये 2006 में वन नीति, बालिका वर्ष, बीपीएस यूनिवर्सिटी। आगे पढ़ना, अगला पॉइंट छोड़ दो, इससे अगला टिक करो। हरियाणा में 2 पर्यावरण की अदालतें हैं, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, और विशेष अदालत कैंप कोर्ट कहाँ लग जाता है? करनाल, 1998 में। अगला पॉइंट काम का है, कई बार एग्जाम में आया। सन 2003 में हरियाणा में वनस्पति वन योजना, यमुनानगर में एक बहुत बड़ा हर्बल पार्क लगा। अगर हर्बल पार्क लगा तो एक्स सिटू है या इन सिटू? हमने लगाया था, पेड़ लेकर आए थे हम। ये टिक कर लो, यमुनानगर में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क बनाया गया। यहाँ पूरा नाम लिख लो, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका जड़ी बूटी उद्यान। इसका नाम है, पेपर में आ जाएगा ये, रुद्राक्ष वाटिका एवं जड़ी बूटी उद्यान। किसके नाम पर है ये? हाँ, जबकि देवीलाल जी हैं कहाँ के? बनाया कहाँ? हाँ, यही बड़ी बात है, ये पेपर में फंसा देगी, क्योंकि देवीलाल की यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सिरसा, और देवीलाल जी का गढ़ भी सिरसा, लेकिन रुद्राक्ष वाटिका कहाँ बना दी? यमुनानगर। तो जो दिमाग में बैठा है वो सिरसा है, आंसर है यमुनानगर। ये अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका एवं जड़ी बूटी उद्यान। चलो अगला पॉइंट देखना, 1998-99 में हरियाणा सामुदायिक योजना वनों के लिए, कि हरियाणा में लोग कम्युनिटी बेस पर अपना काम करें। जैसे कम्युनिटी रिजर्व किसको बनाने की बात कर रहे हैं? अबूब शहर। ऐसे पहले वनों के लिए एक प्रोजेक्ट आया था 98-99 में, ये टिक कर लो, 98-99 सामुदायिक योजना, कि कम्युनिटी अपने आप पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाए, लोग सोचें कि हमें पेड़ लगाने हैं। हरियाणा की वन योजना हर घर हरियाली, इसमें क्या किया सरकार ने? जिसको चाहिए ले जाओ, फ्री के पेड़ पौधे ले जाओ, लगा लो बस अपने घर, हर घर हरियाली। नेक्स्ट पॉइंट बहुत बहुत काम का है, और इसको थोड़ा सा सुन लो। हरियाणा का कौन सा हिस्सा राजस्थान से टच है? अगर ऐसे ड्रॉ की जाए डायरेक्शन, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये दक्षिण पश्चिमी हरियाणा। किससे टच है ये? यहाँ एक पेड़ मिलता है, और इस पेड़ की खासियत है, अब कितनी गर्मी, कैसा भयानक मौसम चल रहा है, जून में भी ये पेड़ हरा भरा रहेगा। किस चीज़ का पेड़ है ये? जाटी का, इसे कहते हैं जाटी का पेड़। और इसी के कारण, क्योंकि ये हरा भरा रहता है और इस पे एक फल लगता है जिसकी सब्जी बनती है, तो इसी के लिए इसको कहते हैं हरियाणा का चंदन वृक्ष। चंदन आपके यहाँ बिल्कुल नहीं होता, और चंदन का एक पेड़ लाखों रुपए का बिकता है। मैंने शायद आपके यहाँ कई बार जिक्र किया हो, एक बार हम पुणे खड़गवासला में गए थे,
तो वहाँ पेड़ों के पास आदमी खड़े थे, मतलब सोल्जर्स, सैनिक, और पूरी रात पहरा दिया। एक पेड़ के पास एक आदमी, 3-4 पेड़ के बाद फिर एक आदमी, फिर एक आदमी। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये आदमी पेड़ों के पास क्या कर रहे हैं, ये तो अंदर तो सेफ इलाका है। तो बताया यहाँ रात में स्मगलिंग करने वाले घुसते हैं और पेड़ काट के ले जाते हैं। तो एक एक पेड़ की कीमत लाखों रुपए की है। किस पेड़ की? तो ये कर्नाटक, जो दक्षिण की बेल्ट है ना आपकी, ये वाली बेल्ट, यहाँ होता है। और एक बहुत बड़ा, हाँ, तस्कर था वो, क्या नाम था उसका? वीरप्पन नाम था उसका, शायद वीरप्पन था वो। तुम्हारे सामने तुमने नहीं सुना, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो हम सुनते थे कि वीरप्पन बहुत बड़ा, ऐसा मतलब जैसे मूवीज में नहीं दिखाते साउथ इंडियन अभी के, हाँ, पुष्पा टाइप का ये कैरेक्टर। हमने सच में, जब मैं छोटी थी मुझे याद है वीरप्पन के चर्चे थे। वीरप्पन जो था ना, ऐसा ही बिल्कुल देखने में कि वो गुंडे टाइप की उसकी पर्सनालिटी, अखबारों में कई बार आता था। वो उस टाइम कर्नाटक के जंगलों से करोड़ों रुपए का उसने यहाँ से बिना किसी की परमिशन के जंगल लाद के ये लकड़ियाँ और विदेशों में बेच दी। वीरप्पन नाम था, पूरी टोली थी उसके पास। वो जंगल में रहने वाले जंगली टाइप के लोग थे। उस टाइम सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जब जंगल पूरे साफ हो गए तब पता चला वीरप्पन ने सब कुछ उड़ा दिया, यहाँ से सब बाहर भेज दिया। बाद में वीरप्पन खैर पता नहीं पकड़ा गया था, मारा गया, मुझे याद नहीं, मारा गया था। हाँ, तो वो पुरानी घटनाएं हैं। मतलब 80 के दशक में उसने बड़ी स्मगलिंग कर रखी है। ये अपने यहाँ चंदन एक भी नहीं है, लेकिन चंदन के वृक्ष से हम कंपेयर कर देते हैं किसको? अपने जाटी के पेड़ को। चलो अगला पॉइंट वही है, देखो, हर घर हरियाली के बाद हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में, अंडरलाइन कर लो, जाटी या खेजड़ी, इसका एक नाम क्या है? खेजड़ी। मान लो जाटी ना मिले, खेजड़ी नामक वृक्ष पाया जाता है। इस वृक्ष को हरियाणा का चंदन वृक्ष भी कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, खासियत यही है कि पूरी गर्मियों में जब सारे पेड़ बिल्कुल खत्म बराबर हो जाते हैं गर्मी के चलते, तब भी ये हरा भरा रहता है। यहाँ लिख लो, इसमें सांगरी, इसका जो प्रोडक्ट है सांगरी, इससे बीन्स टाइप निकलती हैं और ये सब्जी बनाने के लिए काम में आती हैं। राजस्थान में ज्यादा, अपने यहाँ कम है सांगरी। तो जाटी का ही एक नाम है खेजड़ी। दो एक ही चीज है, और इससे जो सब्जी बनती है, निकलती हैं फलियां, वो सांगरी कहलाती हैं। क्या कहलाता है? हरियाणा का चंदन वृक्ष। किस दिशा में मिलेगा? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। किससे लगती सीमा? राजस्थान। चलो अगला पॉइंट पढ़ना। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 1989 में की गई थी। तो आपको वन का विकास बहुत लेट सूझा। आपने सारी चीज़ों की डेवलपमेंट याद करें तो 66 में, 67 में बहुत सारी चीज़ें बना ली, 80s में, ये तो बहुत लेट बना। 89 में जाके आपने वन विकास के ऊपर काम किया। तो हरियाणा में वन विकास निगम कब बना है? 1989, जब कृपा हुई थी और तुम्हारे 4 जिले बने थे, KRPY, तभी तुमने वन विकास निगम बनाया। ये सन पूछे तो वहां आधों को याद नहीं आएगा। नेक्स्ट पढ़ना। हरियाणा में वन विभाग प्रमुख, इसका मतलब पहली बार एक औरत, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो IFS अधिकारी एक औरत बनी थी, अमरिंदर कौर। ये देश के लिए प्राउड की बात थी, अंडरलाइन कर लो। वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला अमरिंदर कौर हैं। हमने कल 2 आदमी पढ़े थे, उनमें से एक IFS था, फतेह सिंह राठौड़, टाइगर गुरु, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, संखाला, कैलाश संखाला, पढ़ा था ना, वो दिल्ली जू के डायरेक्टर थे, पहले प्रोजेक्ट टाइगर के हेड थे। इसी तरह ये महिला तुम्हारे यहाँ IFS अधिकारी बनकर आई। क्या नाम है इनका? अमरिंदर कौर। ये IFS फॉरेस्ट वाली, जैसे वहां थे फतेह सिंह राठौड़। नेक्स्ट पढ़ना। अमरिंदर कौर इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पुरानी बात नहीं, 2015 की बात है, तो इसलिए न्यूज में रही थी। बागवानी विभाग द्वारा फलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए क्लस्टर पद्धति, ये क्लस्टर क्या है बोर्ड पर देखो, खेती में ज्यादा काम आएगा ये, जब आगे पढ़ेंगे खेती, बोर्ड पर समझ लेना। जैसे जिले हैं, इन जिलों को क्लस्टर्स डिवाइड कर दिए, जैसे ये एक क्लस्टर बना दिया, भाई इसमें अलग चीज के बागों पे, फलों पे काम करो, इधर वाले अलग तरह के, मध्य वाले अलग और दक्षिण वाले अलग। जैसे अगर इस पट्टी की बात करूं, यहाँ जमीन बहुत ज्यादा है और यहाँ ये इलाका राजस्थान पंजाब से लगता है। इस तरफ खट्टे फलों के लिए काम कर रहे हैं कि भाई इस तरफ जितने हैं ना खट्टे फल, इसलिए आप देखो सिरसा फतेहाबाद की बेल्ट में आपको बहुत सारे एकड़ जमीन, ये जो है ना अपना क्या आता है,
किन्नू के पूरे बाग, मतलब ये लगा लो कि एक शुरू हो गया तो आदमी अपनी गाड़ी में घूमे, इतने कई घंटे तक घूम सकता है, इतने बड़े लेवल पर यहाँ किन्नू के बाग लगे हुए। तो खट्टे फलों के लिए हमने क्लस्टर बना लिया ये वाला। ऐसे ही अगर उत्तर की तरफ देखें तो अलग क्लस्टर है, दक्षिण की तरफ अलग, इसको कहा जाता है क्लस्टर। ये खेती के लिए नहीं किया, किसके लिए किया है? ये बागवानी। हरियाणा में लगातार बागों की प्रतिशतता बढ़ाने पर भी काम है, सब्सिडी मिल रही है किसानों को बाग लगाने पर। चलो ये टिक कर लो, क्लस्टर पद्धति। राज्य में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ है? कैथल में। और सबसे ज्यादा चावल की किस्में भी कहाँ है? कैथल। गुरुद्वारे भी सबसे ज्यादा कहाँ है? अंबाला में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर कैथल है। कैथल के पास लिख लो चावल की किस्में ज्यादा और गुरुद्वारों का शहर। अगर पूछें गुरुद्वारे ज्यादा तो अंबाला, ये अलग अलग हैं दोनों चीजें। गुरुद्वारों का शहर कैथल और किसकी किस्में ज्यादा है? वैरायटी चावल की, और फिर ट्यूबवेल भी ज्यादा। राज्य में सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? पंचकुला। जब खेती कम करेंगे तो नलकूप भी तो कम ही होंगे। सेकेंड हाफ में पहला पॉइंट टिक करना, राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण का अधिनियम, ये मैंने कल पूरा समझाया था, सिर्फ पढ़ लो। अधिनियम 1972 को लागू हुआ। कल मैंने आपको 71-72 के बारे में कुछ बताया था। 1971 कहाँ पर काम हुआ? सुल्तानपुर। फिर 72 में क्या किया? जलीय जीव के लिए इसको आरक्षित कर दिया। 1973 में क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर। कहाँ आया था? पलामू नेशनल पार्क। कहाँ है? तब झारखंड नहीं था, झारखंड तो 2000 में बना, तब बिहार में आया था। और इसी सीरीज में आपके यहाँ भी कह दिया कि भाई शिकार नहीं करेंगे या इस तरह के जानवरों की केयर करेंगे। ये टिक कर लो। 1972 वन्य प्राणियों का संरक्षण अधिनियम 72 में, जब तुम्हारे यहाँ जलीय पक्षियों के ऊपर काम चल रहा था उस हेरफेर में, इस अधिनियम में संशोधन करके 1991 से शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ये वो दौर था जब सलमान खान को चिंकारा का शिकार करने का सूझा था ना, और वो फंसा था। ये 90s की घटनाएं हैं। उससे पहले हमें आम लोगों को नहीं पता, आज भी शिकार होते हैं, आम लोगों को पता नहीं है। इलीगल तरीके से अभी भी शिकार चल रहे हैं। तो ये कब कह दिया कि इलीगल शिकार नहीं करना? 91। तुम खुद सोचो, सलमान खान से पहले वहाँ शिकार रोज होते होंगे, तभी तो उनको किसी ने बताया होगा कि यहाँ चिंकारा। बाय चांस की बात है कि वो खबर लीक हो गई, वो न्यूज़ में आ गई, वो केस बन गया पुलिस में, ये वो। अदरवाइज ऐसे शिकार रोज करते हैं लोग, पता ही नहीं चलता था। तो ये 91 से शिकार पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध। ये डबल टिक कर लो, इससे पहले खुलेआम शिकार था। सुल्तानपुर पक्षी विहार का पुराना नाम सलीम अली पक्षी विहार। इसकी खोज करने का श्रेय पीटर जैक्सन। कौन पीटर जैक्सन? माइकल पीटर जैक्सन, जिसने चिट्ठी लिखी थी इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट पढ़ना, राज्य का सबसे बड़ा काट दो, राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य कलेसर है। कलेसर से बड़ा वन्य जीव है अबूब शहर, जिसको अब कम्युनिटी रिजर्व बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अभी बना नहीं है। भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है और किसमें शामिल हो गया? हाँ, लिख लो, मई 2021 रामसर साइट बन गया। रामसर शहर कहाँ है? कब बना था समझौता? 1971, जब तुम्हारे यहाँ पर पीटर माइकल जैक्सन ने क्या करवाया था? सुल्तानपुर रिजर्व एरिया। अगले साल क्या बनी थी? पक्षी, जलीय पक्षी। और उससे अगले साल प्रोजेक्ट टाइगर। और ये प्रतिबंध कब लगाया शिकार पर? 91 में। चलो अगला पॉइंट देखना, पंचकुला मोरनी में चीड़ के पेड़ मिलते हैं। चीड़ के पेड़ कहाँ मिलते हैं? पंचकुला के मोरनी में। अंडरलाइन रखो ये। करनाल में ढाक के पेड़ और पलाश के, और कलेसर में साल के। लिख लो, कलेसर में साल। और एक सिंदूर का पेड़ भी फेमस है यहाँ का, ठीक है, कलेसर लिख लेना। तो पूछे चीड़ के पेड़ हरियाणा में कहाँ हैं? तो पंचकुला में, मोरनी हिल्स के आसपास। पलाश के कहाँ हैं? करनाल, सीएम सिटी। ढाक और पलाश और कलेसर में। अगला टिक करो, हरियाणा वन नीति 2006 बालिका वर्ष बीपीएस बनी थी। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% पर वन होने चाहिए, लेकिन अब हम कितने पर पहुंच गए टोटल मिलाकर? अकेले वन नहीं है, इसमें वृक्ष भी हैं, झाड़ियां भी हैं, तब हम 7% क्रॉस कर गए। अगला पॉइंट छोड़ दो, इससे अगला भी छोड़ दो, उससे अगला भी, चारों, क्योंकि ये सारे आंकड़े हैं और आंकड़े हम नए याद करेंगे, पुराने मत देखना।
नीचे आ जाओ, हरियाणा में वनों का वर्गीकरण, 2 तरह के वन हैं। अच्छा एक चीज देखो जरा बोर्ड पर, पहले समझो, हरियाणा में बारिश कम होती है, ज्यादा, बहुत कम या ठीक ठाक? ना तो बहुत कम और ना बहुत ज्यादा। ऐसा भी नहीं है कि क्या करें, यहाँ तो मूसलाधार बारिश हो रही है, होती है बारिश हमारे हरियाणा की। अब इसको ध्यान से समझना, इस पट्टी में बारिश कंपैरेटिवली ज्यादा है। कारण सबको पता है, शिवालिक, और जहाँ शिवालिक है वहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, थोड़े हवाएं वो इवेपोरेट होके पानी कंडेंसेशन, बादल की टुकड़ी बनती है, बारिश हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश का इलाका आपके कहाँ मिलेगा? इन 3 इलाकों में, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। अगर वो स्पेसिफिकली पूछें कि एक एरिया बताओ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो ये छछरौली। अगर एक पूछें छछरौली कहाँ का है? यमुनानगर। इसलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। पर अगर वो बेल्ट कहें तो हम 3 जिले याद रखें, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। अगर इस पट्टी की तरफ हम देखें तो ये राजस्थान की पट्टी, हमें याद है यहाँ क्या बने हुए थे, कितने से कितने मीटर? 3 से 15। फिर आगे लहरदार तरंगदार मैदान, बालू रेत का मैदान, ये बालू के टिब्बे। इस इलाके में बारिश बहुत ज्यादा होती होगी या कम होती होगी? कम होती होगी ना, छिछली झीलें पड़ा था ना, बारिश से बन जाती हैं। यहाँ बारिश काफ़ी कम है और कहीं कहीं है कि 30 सेंटीमीटर से भी कम है। अगर हम इसको ज्योग्राफी की नज़र से देखें तो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश को हम रेगिस्तान घोषित कर देते हैं। पर आपके यहाँ कभी कभार 30 को क्रॉस करती है, कभी 40, तो इसलिए आपके यहाँ रेगिस्तान नहीं है। पर हाँ, राजस्थान का असर ज़रूर है और कई इलाकों में 30 सेंटीमीटर से भी कम बारिश के हर साल आंकड़े सामने आते हैं। अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ 110 सेंटीमीटर तक भी बारिश हो जाती है। अब हरियाणा छोटा सा है और इसमें अंतर देखो कितना है, कितने से कितने के बीच में? 30 से 110। भाई 30 तो रेगिस्तान के पास वाला आंकड़ा और 110 बढ़िया बारिश वाला। इसका मतलब हरियाणा की बीच की पट्टी की बारिश लगभग इनके बीच की होगी और ये 40 से 70 सेंटीमीटर के बीच में बहने वाला एरिया है। तो इसलिए हरियाणा में न तो बहुत ज़्यादा बारिश मिलती और न ही बहुत कम, तभी तो फसलें बढ़िया होती हैं। बहुत कम होगी तो भी फसलें नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा होगी तब भी फसल नहीं होगी। इसीलिए आपकी ये जो जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान है ना, इसमें रिच एरिया है, बारिश भी अच्छी है। आपको नहरों के जाल याद होंगे, पढ़े थे, वो भी बढ़िया यहाँ। तो सबसे बढ़िया इलाका है ये। अगर इसकी बात करें तो यहाँ बारिश कम है, जैसी बारिश होगी वैसी ही वनस्पति होगी। जो आपका गर्म सा इलाका है जहाँ बारिश कम होती है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्म वाला, उष्ण कटिबंधीय वृक्ष मिलेंगे या वनस्पति का प्रकार मिलेगा। थोड़ा अगर पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहाँ थोड़ा कम उपोष्ण, यानी उष्ण से थोड़ा कम कटिबंधीय वनस्पति। अगर पूरे हरियाणा में देखें जो बिना केयर के पेड़ अपने आप उग जाते हैं, वो कॉमन पेड़ देखें तो एक तो शीशम का पेड़ है, जगह जगह मिलेगा, एक आम है, कीकर तो एक ऐसा है कि भाई ये तो कम पानी में भी हो जाएगा, इसी को बबूल कहते हैं। लेकिन जैसे आम है, शीशम है, बरगद है, नीम है, ये इस तरह के पेड़ बहुत केयर नहीं मांगते। और अपने गांव के रास्ते में देखा होगा, कहीं भी कोई भी गांव में जब खेतों में जाते हैं इस तरह के पेड़ कॉमन खड़े हुए हैं। उपोष्ण वाले पेड़ जो मिलेंगे थोड़े से ऊंचाई पर मिलेंगे क्योंकि गर्मी कम है, इनको कह देते हैं पाइन। तो कौन सी वनस्पति है ये? पाइन। जो पहाड़ों के आसपास होती है कौन सी होती है? पाइन। और ये नॉर्मल पेड़ हैं जो हर जगह मिलते हैं। तो 2 मोटे पैरामीटर बना दिए, एक उष्ण कटिबंध वाला और एक उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण वाले को कौन से मिलेगी यहाँ? पाइन। देखो जरा पढ़ के, अब पेज 101 पर नीचे है वनों का वर्गीकरण, भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहला पॉइंट टिक करो, उष्ण कटिबंधीय। अब गर्म है तो शुष्क पतझड़ है ये, क्योंकि इसमें पत्ते झड़ जाते होंगे। बारिश कम या ज्यादा? उष्ण का मतलब ही गर्म होता है तो कम बारिश मिलेगी। पहला टिक कर लो। ये वन 20 से सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, नीचे की पट्टी गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये टिक कर लो, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव। थोड़े बहुत भिवानी में, यमुनानगर में ज्यादा नहीं है, ये ना के बराबर, काट सकते हो, यमुनानगर छोड़ दो। कैथल के छोटे हिस्से में बहुत कम में, करनाल, सोनीपत बहुत ही कम, जो बांगर की तरफ है ना वहाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा पट्टी कौन सी है इसकी? ज्यादा पट्टी ये वाली पट्टी थी, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। याद है महेंद्रगढ़ 4 जिलों को टच करता था राजस्थान के।
अगला देखो इनमें क्या पैदा होता है, इनमें शीशम, पीपल, ये टिक कर लो, शीशम, पीपल, नीम, आम, जामुन, इमली, बस आगे पढ़ लो, बड़, रेडू, लसूड़ा, सेमल, ये तुम्हें पता भी नहीं होंगे ना, तुमने देखे होंगे, पता नहीं होगा कि इसका नाम ये है। नेक्स्ट देखो, राज्य के शुष्क क्षेत्रों में कीकर, ये तो अपने आप हो जाती हैं, कीकर, फिरास, झरबेरी, पीलू, नीम, खैर, ओक, पाठा, थूहर, सरकंडा, बुई, संजिया आदि। तो ये वो पेड़ हैं जो रास्ते में ढेरों खड़े होते हैं जिनके नाम हमें नहीं पता, ये उसकी प्रजाति है। अगले पेज पर आ जाओ, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, पाइन कहाँ मिलेंगे? पहाड़ी इलाके में ना, बारिश ज्यादा। पहला पॉइंट टिक करना, ये वन पहाड़ी क्षेत्रों के 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से चीड़ और पाइन के। अभी आप पढ़ तो रहे थे, 3 चीजें पढ़ी थी अभी अपने, साल कहाँ था? कलेसर, और ढाक और पलाश, और ये चीड़ वाला पंचकुला, मोरनी, तो वही इलाका है ये टिक कर लो, चीड़ और पाइन के वृक्ष। लेकिन इसके अतिरिक्त सिरस, कचनार, खैर, बियुल, ये बिगुल है, जिंगन, अमलतास, ये सब पेड़ भी। कालका और मोरनी में जामुन, बहेड़ा, महुआ, ये वृक्ष भी। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, खैर, सीसर, महुआ, बहेड़ा, पाइन और चीड़ आते ही याद रख लेना कौन सी बेल्ट है ये, मोरनी, ढाक पलाश की करनाल और ये वाली साल की कलेसर। नीचे देखो, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कल तुम्हें सारा समझाया था, जल्दी से टिक करना। प्रशासन ने 3 तरह से बांटा, भाई किसमें से तुम पेड़ पौधे काट सकते हो, कहां से नहीं। पहला टिक करो, आरक्षित। सर्वेक्षण की रिपोर्ट बिल्कुल नहीं देखनी, छोड़ दो पहला पॉइंट, बस एक आइडिया रखना, 15.9 तो 16 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ज्यादा नहीं बढ़ा। अंडरलाइन कर लो, भूमि कटाव, बाढ़ की रोकथाम, जलवायु, लकड़ी आपूर्ति की दृष्टि से सुरक्षित वन है ये। क्या इसमें जाके कोई अपनी मर्जी से पेड़ काट के ला सकता है? ये सब सेफ है, जो है वो नेचर का है। नेक्स्ट टिक करना, इन वनों में लकड़ी काटना और पशु चारण निषिद्ध है, बिल्कुल मना है, केस बनेगा अगर किसी ने गड़बड़ की। इन वनों से अनेक मूल्यवान वनोत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, इस उत्पाद पे किसका हक है? सरकार का। मान लो यहाँ कोई मधुमक्खियां बहुत आ गई और उनका शहद बहुत ज्यादा है और फिर बाद में गवर्नमेंट उस शहद को ऑर्गेनिक, हमारा हरियाणा फ्रेश ब्रांड नहीं है क्या, जो अपना हरियाणा का, ऐसे बेच दे, बेशक 3000 रुपए किलो बेच दे, उनकी मर्जी है। नेक्स्ट देखना, संरक्षित वन, सर्वेक्षण की रिपोर्ट को छोड़ दो, सेकेंड लाइन टिक कर लो, 74.2 तो 75% के आसपास। इन वनों में संरक्षण के साथ साथ उत्पादन के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं। इस क्षेत्र में लकड़ी काटना, पशु चारण भी किया जाता है, मर्जी से या परमिशन से? परमिशन, अधिकारियों को बताना पड़ता है, लिखित पढ़त होती है पहले। किंतु वनों को क्षति ना हो इसके लिए इनकी पर्याप्त देखरेख भी की जाती है। ऐसा नहीं कि पेड़ ही काट के ले गए, आए भैंस का चारा काटने, घास फूस और 4 पेड़ काट के ले गए, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखते हैं ये। अवर्गीकृत में आ जाओ, कुल का लगभग 10%, 9.75%, इनमें सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। लकड़ी काटना, पशु चारण की स्वतंत्रता, लेकिन इस एवज में सरकार कुछ शुल्क प्राप्त करती है, आधी बार नहीं करती, सरकार को पता भी नहीं चलता, गांव के रास्ते में लोग इस तरह के छुटपुट पेड़ काट लेते हैं। नीचे फटाफट से योजनाएं कर लो, आज का लास्ट, सामुदायिक वानिकी योजना लिख लो, समाप्त, अब ये चल ही नहीं रही। कम्युनिटी थी एक, जैसे कम्युनिटी रिजर्व पढ़ रहे थे ना हम, ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही योजना थी, भाई पूरी कम्युनिटी पेड़ लगाए। 1998-99 में शुरू हुई थी और 2006-07 में पूरी हो गई, तो 27,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया। हर घर हरियाली, इसमें क्या किया था सरकार ने? फ्री में ले जाओ पौधे, पहला टिक कर लो। योजना 2015 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय प्रजातियों के विकास पर, जो हमारे यहाँ उगते हो ना, वो पेड़ लगाओ, ऐसे मत लगाओ जिनको कि केयर ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट टिक करना, इसके अंतर्गत पीपल, नींबू, अनार, अब जैसे नींबू जैसे की कीमत आज देखो तुम जिसके पास है, नहीं तो ये फालतू का पेड़ था, हर घर हरियाली में सब ले जा रहे थे। तो पीपल, नींबू, अनार, देसी आम, जामुन, हरड़, बहेड़ा, शहतूत, ये बोने थे अपने घर। क्या ये बहुत ज्यादा पानी लेंगे? इनको ना केयर चाहिए, बस लगा दो, थोड़ी सी केयर दे दो, अपने आप पेड़ बन जाएंगे। कंडी योजना पे आ जाओ, किससे पैसा मांगा था? कहाँ लगा रहे थे हम पेड़? अपने शिवालिक में। अंडरलाइन करो, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, लिख लो हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी।
द्वारा संपोषित ये योजना अंबाला और यमुनानगर जिलों के उत्तरवर्ती भाग के अंतर्गत, अंडरलाइन रखना, शिवालिक क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण। ये योजना वन, कृषि, पशुपालन, बागवानी विभागों की, तो इन सबने मिलकर किससे पैसा मांगा? वर्ल्ड बैंक से। जी हम कंडी योजना में अपने इस शिवालिक में पेड़ पौधे लगाएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास, इस नीचे वाली पहाड़ियों में किससे पैसे मांगा? हाँ, इकोनॉमिक काउंसिल थी यूरोप की, ये टिक कर लो। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, तो EU, ई मतलब सी, हाँ, समुदाय, कम्युनिटी द्वारा संपोषित थी अरावली पहाड़ियों पर पुनः वृक्ष। तो 2 पहाड़ियों पे आपने कहा जी हमें पेड़ बढ़ाने, कहाँ कहाँ? एक शिवालिक में कंडी और एक अरावली। ऊपर वाला पैसा वर्ल्ड बैंक से, ये इकोनॉमिक से। नेक्स्ट टिक करो, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ये आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जैसे हर घर हरियाली में पेड़ गए, पर इसमें ज्यादा गए। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। ये आज भी चल रहा है और इसी के तहत बहुत सारे नए नए प्लान लाई है सरकार। नेक्स्ट टिक करना, राज्य में नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, रेल मार्गों के किनारे, गाँव के चारों ओर वृक्षों की पेटियां बनाई गई। इसमें पेड़ केयर वाले लगाएंगे या बिना केयर वाले? बिना केयर के। देखो, गिलोय, खेरटी, कुरंड, ककरूदा, चौलाई, बथुआ, गोखरू, इंद्रायण, अश्वगंधा, शखावटी, साटी, सदाबहार, मकोए, ये अपने आप ही हो जाएंगे। और ये सीजनल होते हैं, इनके साग और ये सब भी बनते हैं ना, उसी टाइप की प्रजातियां हैं ये। आगे पढ़ना, राज्य में वनों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त की जाती हैं। अगला पॉइंट बहुत काम का, अंडरलाइन कर लो। 2014 से 15 जुलाई को तरु दिवस, तो तुम अपने यहाँ ट्री प्लांटेशन डे कब बनाते हो? ये 15 जुलाई को ही क्यों रखा? मई में रख लेते। बारिश के मौसम में पेड़ लगाए जाते हैं और आपके यहाँ जुलाई में ही बरसात आती है। यहाँ लिख लो बरसात। अब पेड़ लगाएंगे तो पेड़ चलेगा या सूख जाएगा? या तो तुम 24 घंटे वहीं बैठ के पानी टपकाते रहना उसके ऊपर, तब चलेगा। इस टाइम कोई पेड़ नहीं लगाता। पेड़ लगते हैं हमेशा जुलाई में। बारिश में थोड़ी सी केयर से पेड़ अपने आप चल पड़ता है। राज्य वन नीति 2014 बिल्कुल नहीं देखनी न पढ़नी। अब आगे तक देखो, चैप्टर हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, चलो कल नया टॉपिक शुरू करेंगे।